वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। हम यहाँ पर 2 या 3 डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन पर आते हैं। जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको डेफिनेशन की समझ आती जाएगी। तो क्या है जी पोटेंशियोमीटर? इट इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस। ये एक एक्यूरेट डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेजर और कंपेयर द पोटेंशियल्स। जिसका काम क्या होता है, जिसका इस्तेमाल क्या है? पोटेंशियल को मेजर करना या दो पोटेंशियल्स की वैल्यू को कंपेयर करना विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्किट में से किसी भी किस्म का कोई करंट बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर सर्किट में से करंट बाहर आएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी एक्यूरेट का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया कि इसने सर्किट में से किसी भी किस्म का कोई करंट बाहर नहीं निकालना, और जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसको ये एक्यूरेटली मेजर करेगा। तो इट इज़ एन एक्यूरेट डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर और कंपेयर द पोटेंशियल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। कि हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर पर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जब भी आपने पोटेंशियल मेजर करना है वोल्ट मीटर के ज़रिए से, तो आप ऐसा वोल्ट मीटर लेंगे जो सर्किट में से किसी भी किस्म का कोई करंट बाहर ना निकाले। क्योंकि अगर सर्किट में से करंट बाहर आएगा तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू एक्यूरेटली मेजर नहीं होगी। जैसे कि एक रिलेशन है V इज़ इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल है और पोटेंशियल किसका प्रोडक्ट है, I का और R का। अगर आप किसी सर्किट के अक्रॉस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये सर्किट है, ये कोई आपका रजिस्टर है R, इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है। आपने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करना है, तो आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे? वोल्ट मीटर जोड़ोगे। तो वोल्ट मीटर इन 2 पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएगा। अगर आपने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया है और ये इसमें से करंट को बाहर निकाल रहा है, तो जो करंट इस रजिस्टर में था उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। कम होगी तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो तो पोटेंशियल था जिसको ये वोल्ट मीटर मेजर कर रहा था। तो जब करंट निकालेगा तो इसकी वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है वो ये कैलकुलेट नहीं कर सकेगा, बिकॉज करंट की वैल्यू कम हुई। आई आर जो प्रोडक्ट है ये इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कम होगी, इट मीन्स पोटेंशियल कम हो गया, तो ये आपको कम पोटेंशियल बता रहा होगा, बिकॉज इसमें एक फॉल्ट है कि ये सर्किट में से करंट को बाहर निकाल रहा है। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, इन्फिनिटी। और इस वोल्ट मीटर को हम क्या कहते हैं? आइडियल वोल्ट मीटर कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर पर जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। डेफिनेशन में आपने देख ली, सर्किट में से कोई करंट बाहर नहीं निकालता, इसलिए ये एक एक्यूरेट डिवाइस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड मोस्टली विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर के ज़रिए से मोस्टली मेजर करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द सर्किट रेजिस्टेंस। मतलब एक वोल्ट मीटर जिसके ज़रिए से आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट्स के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं, तो इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये सर्किट में से कोई करंट बाहर ना निकाले। होगा क्या अगर ऐसा हो कि उसकी रेजिस्टेंस कम हो या वो सर्किट में से करंट निकाले, तो होगा क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है अदरवाइज एन एप्रिशिएबल करंट विल पास। तो करंट वो बाहर निकालेगा, उसमें से गुजरेगा थ्रू द वोल्ट मीटर विच विल चेंज द सर्किट करंट, जिसकी वजह से सर्किट में से करंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी जब ये वोल्ट मीटर इसमें से एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ करंट को बाहर निकालेगा। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने से पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम चाहते हैं कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है शुड बी लार्ज, वो ज़्यादा होनी चाहिए, सो डैट इट विल नॉट ड्रा एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, ताकि वो सर्किट में से करंट ना निकाले। जब करंट नहीं निकलेगा तो आई चेंज नहीं होगा, आर पहले चेंज नहीं हो रही, तो ये प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी।
तो डैट सो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उस सर्किट में से किसी भी किस्म का कोई करंट बाहर ना निकाले। तो आगे वो लिख रहा है कि आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अब होता ये है कि इस तरह का वोल्ट मीटर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं होता जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो। दो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, एक होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको CRO कहा जाता है, और दूसरा है डिजिटल वोल्ट मीटर। इस पर्पस के लिए यूज़ की जाते हैं क्योंकि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डिजिटल वोल्ट मीटर जो है ये सर्किट में से कोई करंट बाहर नहीं निकालते। बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम इसको आम यूज़ में नहीं ला सकते। तो इसीलिए हमारे लिए वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सस्ती भी हो और पोटेंशियल डिफरेंस को भी एक्यूरेटली मेजर करे, तो वो डिवाइस कौन सी है, पोटेंशियोमीटर। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डिजिटल वोल्ट मीटर को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या हैं जी इसके, मैंने आपको कहा इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ किया जा सकता है, किसी बैटरी या सेल की EMF या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जा सकता है, दो सेल्स या दो बैटरी की EMF को कंपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा इसका काम जो है किसी भी बैटरी या सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे जो सिलेबस में है वो ये फर्स्ट 3 हैं, हमने इसको डिस्कस करना है, फोर्थ को हमने डिस्कस यहाँ पर नहीं करना। वर्किंग प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि जो भी डिवाइस होती है उसका कोई ना कोई वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो वह कहता है व्हेन अ कांस्टेंट करंट flows through the wire of uniform cross section area, then the potential difference across any length of the wire is directly proportional to the length। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई वायर है, मैंने कहा था वायर को एज अ रजिस्टर आप बनाएंगे, तो A से B तक एक वायर ली और यहाँ से लेकर यहाँ तक B तक इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है, और इसमें एक स्टेडी करंट जो है I फ्लो कर रहा है। एक हमने पॉइंट जो है A यहाँ से बाहर निकाल लिया, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है जो A से B के दरमियान में मूव कर सकता है। C और A के अक्रॉस आपको एक पोटेंशियल मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, VAC, और ये एक वेरिएबल पोटेंशियल है। होगा क्या, C को आप B की तरफ लेके जाएंगे तो लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, ये देखें C को B की तरफ लेके जा रहे हैं, लेंथ इंक्रीज़ कर रही है। आपको पता है लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ इंक्रीज़ करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। फार्मूला है पोटेंशियल का V = IR। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेगा, यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि लेंथ और रेजिस्टेंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी जी, लेंथ की, जब सर्किट में एक स्टडी फ्लो ऑफ करंट हो। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब सर्किट में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो होगा क्या कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल के, वो मैंने आपको समझा दिया। कंस्ट्रक्शन पर आता है। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट करता है एक रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ वायर। ये देखें कि रजिस्टर है इन द फॉर्म ऑफ वायर, जिसकी पूरे की लेंथ क्या है, L है, यानी कि A से B तक उसकी लेंथ कैपिटल L है। अच्छा, ऑन विच अ टर्मिनल C कैन स्लाइड, और टर्मिनल C जो है एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, वो A और B के दरमियान में मूव कर सकता है। R जो है कैपिटल R इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस है A से B तक, जिसकी लेंथ कैपिटल L थी। एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव फ्रॉम A to B, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C चेंज फ्रॉम 0 to R। C जो है वो A और B के दरमियान में मूव कर सकता है। आप C को A की तरफ लेकर जाएं, रेजिस्टेंस 0 की तरफ जाएगी, यानी कि कम होगी, बिकॉज लेंथ डिक्रीज़ होगी। C को B की तरफ ले जाए, लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, लेंथ इंक्रीज़ होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। तो जब आप C को B पर ले जाएंगे तो जो है पूरी की पूरी वायर की रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। इससे पीछे पीछे जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R से कम होगी। A की तरफ लेकर जाएंगे तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी जब आप C को बिल्कुल A के ऊपर ले जाएंगे। तो जब C A और B के दरमियान में मूव करता है तो रेजिस्टेंस चेंज होती है फ्रॉम 0 to R। ये इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई हमारे पास।
पहली जो इसमें बात है वो है कि इसका जो वर्क है वो हमने देखना है कि वर्क करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये समझ लेंगे, बाकी दो आपको समझ आ जानी ऑटोमेटिकली, और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने पहले किया हुआ। तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इसको यूज़ करना है। इसकी शक्ल देखें, आपको रियोस्टेट जैसी लग रही होगी। तो ये पोटेंशियोमीटर है। हमने क्या किया, हमने ये पोटेंशियोमीटर लिया, इसके एक टर्मिनल ए को बैटरी के साथ जोड़ा, उस बैटरी के साथ जिसकी EMF E है। ए को जोड़ा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बी को जोड़ा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एक वायर हमने कनेक्ट की ए के साथ, उसको यहाँ से निकाला। एक गलवानोमीटर जो है हमने अटैच किया इसके साथ, जो करंट को डिटेक्ट करेगा। और गलवानोमीटर के दूसरे एंड को हमने जोड़ दिया स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी के साथ, जो कि ए और बी के दरमियान में मूव कर सकता है। इसको तवज्जो से समझिएगा। अब इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, उस पोटेंशियल को आप क्या कहेंगे, VAC, विच इज़ अ वेरिएबल पोटेंशियल। क्योंकि जब आप सी को मूव करवाएंगे ए और बी के दरमियान में, तो आर, छोटा आर तब्दील होगा, क्योंकि छोटा आर क्या है, ए और सी के दरमियान की रेजिस्टेंस है। ए और सी के दरमियान की रेजिस्टेंस है। तो जब आप सी को ए की तरफ लेके आएंगे, आर डिक्रीज़ होगा, सी को बी की तरफ लेके जाएंगे, आर इंक्रीज़ होगा। और आर के चेंज होने से जो आपको ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल मिल रहा है, विच इज़ VAC, वो चेंज होगा। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर इस सर्किट में जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। फार्मूला है करंट पोटेंशियल ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आई स्टेडी फ्लो ऑफ करंट है। तो पोटेंशियल क्या है, जिस सेल का जो आपने कनेक्ट किया है, E है। और ये जो सेल है जिसकी EMF E है, ये सर्किट में एक स्टेडी फ्लो ऑफ करंट दे रही है, डेट इज़ I। और जिस वायर में, जिस रेजिस्टर में करंट फ्लो करके जा रहा है, उसकी रेजिस्टेंस R है। तो I किसके बराबर आ गया, E/R के बराबर आ गया। लेट R भी द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, और जो स्मॉल r है वो A और C के दरमियान की रेजिस्टेंस है, दैट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्योंकि जब C को B की तरफ लेके जाएंगे, छोटा r इंक्रीज़ करेगा, C को A की तरफ लेके आएंगे, छोटा r डिक्रीज़ करेगा। तो VAC किसके बराबर आ गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला I इंटू R। तो VAC A और C के क्रॉस पोटेंशियल है, तो A और C के क्रॉस रेजिस्टेंस R। करंट तो पूरे सर्किट में I है, तो I और R का प्रोडक्ट आपको इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू देगा। I हमने ऊपर कैलकुलेट किया, E/R। पुट करें यहाँ पर E/R, I की वैल्यू E/R इंटू स्मॉल r। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गई जो आपको एक वेरिएबल पोटेंशियल की वैल्यू दे रही है अक्रॉस द पॉइंट्स A एंड C, जो डिपेंड किस पर कर रही है, डिपेंड कर रही है R पर। और ये R क्या है, A और C के दरमियान की रेजिस्टेंस। आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करवाएंगे B की तरफ, R बढ़ेगा तो VAC बढ़ेगा। C को मूव करवाएंगे A की तरफ, R डिक्रीज़ करेगा तो VAC भी डिक्रीज़ करेगा। ये हमारा था जिसका यूज़ एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। नेक्स्ट देखिएगा, हमने मेजर करनी है जी EMF एक बैटरी की। लेट अस सपोज हमारे पास एक बैटरी है, अननोन बैटरी है, जिसके EMF की वैल्यू EX जो कि हमारे लिए अननोन है। ये वही सर्किट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला सर्किट, जिसमें मैंने एक बैटरी ले ली, एक बड़ी बैटरी ले ली, जिसकी EMF क्या है, हमारे पास E है, विच इज़ अननोन EMF। और ये हमारे पास एक रजिस्टर है या वायर है, जिसकी लेंथ हमारे पास पूरी लेंथ A से B तक हमारे पास कैपिटल L है, और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, कैपिटल R। A और C के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास स्मॉल r है। हमने इस अननोन बैटरी की EMF को कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको जोड़ना कैसे है। ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है, इसको जोड़ने का एक रूल याद रखना है आपने कि जिस बैटरी की EMF की वैल्यू को आपने मालूम करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C के साथ अलॉन्ग विद अ गैल्वानोमीटर। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यही हमें जो है बताएगा कि किस तरीके से हमने अननोन EMF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जिस बैटरी की EMF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल को आपने इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और उसके नेगेटिव टर्मिनल को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ना है, जिसके अलॉन्ग आपने क्या जोड़ा होगा, एक गैल्वानोमीटर जोड़ा होगा।
ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पता है कि आप सी को जब ए और बी के दरमियान में मूव करवाएंगे तो आपको ए और सी के अक्रॉस एक पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, वी ए सी, जो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इस छोटे रेजिस्टेंस आर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब होगा क्या, नेक्स्ट बात प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा कंसेप्ट दे दूं। लेट अस सपोज हमारे पास एक बैटरी है 3 वोल्ट की, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। अच्छा, एक दूसरी बैटरी मैंने इसके ऑपोजिट लगाई जो इसको अपोज कर रही है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक मीटर लगाया हो, अगर ये मीटर ज़ीरो रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका करंट जो सर्किट में ये फ़्लो करवाना चाह रही है और इसका करंट जो ये फ़्लो करवाना चाह रही है ये बराबर है, तो ये कैंसिल कर देंगे और गैल्वानोमीटर में नेट करंट ज़ीरो होगा और वो आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो आपको एक बैटरी तो पता है 3 वोल्ट की है, अब दूसरी का भी आपको पता चल गया कि ये भी 3 वोल्ट की है, इस वजह से दोनों के करंट बराबर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी क्योंकि नेट करंट ज़ीरो हो गया। ये इसका करंट एंटी क्लॉकवाइज था, इसका क्लॉकवाइज था, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में बराबर, कैंसिल करेंगे, कोई करंट गैल्वानोमीटर में फ़्लो नहीं करेगा। पता चल गया एक बैटरी 3 वोल्ट की है तो दूसरी कितने की है, वो भी 3 वोल्ट की, इसलिए डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ रही। यही रूल यहाँ पर भी यूज़ होगा। एक पोटेंशियल है वी ए सी के अक्रॉस, ये देखिए, ये ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इसको अपोज करेगा, सी जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसको अपोज करेगा। अगर इसका करंट ए सी का करंट जो ये इस सर्किट में दे रहा है और इस बैटरी ई एक्स का करंट ये बराबर हो जाए, ई एक्स का करंट जो कैसे फ़्लो करवाना चाहती है और ए सी की वजह से जो करंट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करवाना चाहती है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दे आर कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा। तो जो आपका वी ए सी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ई एक्स के बराबर आ जाएगा। सिंपल हमने इस रूल को इस्तेमाल करना है यहाँ पर। अब ज़रा देखिएगा, तो हमने देखा कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी जो है वो ए और बी के दरमियान में मूव कर सकता है। बैटरी कनेक्ट कर दी, तरीका बता दिया आपको। सी को आपने मूव करवाना है ए और बी के दरमियान में। गैल्वानोमीटर को देखना, जिस पॉइंट पर, लेट अस सपोज मैं कहता हूँ इस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर, वो कोई भी हो सकता है ए और बी के दरमियान में, जिस पॉइंट पर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाते हो देखते हो कि उस पॉइंट पर आकर गैल्वानोमीटर आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, वहाँ पर आपने रुक जाना। लेट अस सपोज इस पॉइंट पर उसने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दी, आपने इस पर रुक जाना। अब आपने क्या करना है कि ए से सी तक की जो लेंथ है इसको मेजर कर लेना, ये जो लेंथ है इसको आपने कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कि कितनी लेंथ थी ए और सी के दरमियान में जिस पर इस गैल्वानोमीटर ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दी। क्योंकि ज़ीरो तब भी दिए जब वी ए सी, ए और सी के क्रॉस पोटेंशियल इस बैटरी अननोन बैटरी की ईएमएफ के बराबर हो गया, उस वक्त डिफ्लेक्शन हमारी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई। अच्छा जी, फार्मूला प्रीवियस ही यूज़ करेंगे हम, तो वजह रखेंगे आप लोग कि वी ए सी किसके बराबर है, आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू ई, ये अभी हम कर चुके हैं, ठीक है जी। ये देखेंगे हमने अभी किया, इसी को यूज़ करें, आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू ई। अच्छा, ये हमने लिया, हमने कहा जब गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था तो ये जो चीज़ थी वी ए सी, ये किसके इक्वल हो गई थी जी, ई एक्स के इक्वल हो गई थी। बिकॉज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ए सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी ए सी, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है और ई एक्स अननोन बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहा है, दे आर ऑपोजिट। और हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया जिस पर गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, और ज़ीरो क्यों दे रहा है कि इस बैटरी का करंट और वी ए सी की वजह से जो करंट है दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ए सी, ये जो पोटेंशियल है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बैटरी जो कि अननोन बैटरी है उसके ईएमएफ के बराबर है। अब हमने क्या किया, इसको तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। हमने कहा गैल्वानोमीटर जब ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा था तो उस वक्त वी ए सी किसके बराबर है, ई एक्स के बराबर है। ये तब मैंने पुट किया जब गैल्वानोमीटर ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दी, तो ई एक्स इक्वल आ गया आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर इंटू ई। अब छोटे आर और कैपिटल आर को कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे कैपिटल आर के लिए। कैपिटल आर पूरी वायर की जो है रेजिस्टेंस है और वो बराबर है रो, पूरी वायर की लेंथ एल है और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ये फार्मूला पूरी वायर के लिए आ गया पोटेंशियोमीटर की।
स्मॉल आर किसके लिए लगा रहा हूँ, ए और सी के लिए लगा रहा हूँ। तो ए और सी के दरमियान जो हमारे पास लेंथ है वो मैंने देखा यहाँ पे लिखी है एल, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ गया आपके पास ए, एरिया ऑफ द वायर। स्मॉल आर को कैपिटल आर से डिवाइड करवाएं, कट के हमारे पास स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, इसकी जो रेशियो है स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल के बराबर आ गई। वैल्यू पुट की इसकी जगह, तो ई एक्स क्या आ गया आपके पास, स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल इंटू ई आ गया। बहुत आसान है। ई क्या है आपके पास, इस बैटरी की ईएमएफ है मालूम है आपको, एल क्या है, इस पोटेंशियोमीटर की लेंथ है वो भी मालूम है। एल आप मेजर कर लेंगे कि ए और सी जिस पॉइंट पर गैल्वानोमीटर ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दी आपने उस पॉइंट पर रुक जाना है और उस पॉइंट से ए तक की लेंथ को मेजर कर लेना है बाय यूजिंग द स्केल। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस अननोन बैटरी की ईएमएफ वैल्यू निकल आएगी। तो ये था जी मेजरिंग द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि अब आपने कंपेयर करना है दो सेल्स की ईएमएफ को। ये भी बहुत आसान है, सिंपल तरीका है जो हमने ऊपर यूज़ किया है, इस रिलेशन को याद रखिएगा आप ज़रा देखते हैं हम कि किस तरह कंपैरिजन करेंगे। बिल्कुल उस तरह से दो बैटरीज ले ली जिनको हमने कंपेयर करना है। सबसे पहले E1 और दूसरी हमने क्या ली E2। बिल्कुल उसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ेंगे हम किसके साथ, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को जोड़ेंगे किसके साथ, C के साथ अलॉन्ग विद गैल्वानोमीटर। सबसे पहले E1 को मालूम करेंगे तो 2 वे स्विच लगा हुआ है, आपने इसको इसके साथ जोड़ लेना, इसको भूल जाना है आपने। अब ये प्रीवियस सर्किट की तरह ही काम करेगा। C को मूव करवाएं A और B के दरमियान में, जहाँ गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे आपने उस वक्त कहना है कि जी आपका ए और सी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है E1 के बराबर है। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये लिखी कि जब आपने 2 वे स्विच को इसके साथ जोड़ा आप E1 मेजर कर रहे हो। E1 कैसे निकालोगे, इस रिलेशन के ज़रिए से। E1 बराबर आ गई, वो लेंथ कोई भी हो सकती है ए से सी के दरमियान में, वो आपके पास आ गई जी L1, लेट अस सपोज L1 आ गई। तो L1 पुट किया डिवाइडेड बाय L और इनटू ये वाला जो EMF है इसकी वैल्यू, या आपने E1 कैलकुलेट कर लिया। E2 कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपने इसको रिमूव कर देना है यहाँ से, इसके साथ जोड़ देना। अब ये बैटरी निकल गई यहाँ से, ये आगे सर्किट। अब क्या होगा, C जो है दोबारा से मूव करवाएगी कि L1 पर वो ज़ीरो ही देगा, इसकी वैल्यू हो सकता है कोई और हो। तो लेट अस सपोज C को यहाँ पर मूव करवाया, इस पॉइंट पर जाकर वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे रहा। अब इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी जी, L2 हो गई। तो E2 इस रिलेशन से क्या होगा, L2 डिवाइडेड बाय इंटू E। तो 1 और 2 दो इक्वेशन आ गई, आपने कंपेयर करना था तो E1 को E2 से डिवाइड किया तो कट गया, ये किसके बराबर आ गया, L1 बटा L2। कंपैरिजन में ये देखना है कि E1 और E2, E1 बड़ी है E2 से या E1 छोटी है E2 से। अगर ये रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि E1 बड़ी है E2 से। अगर ये रेशो लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है E2 छोटी है, E1 छोटी है किससे, E2 से। तो ये कंपैरिजन होता है जिससे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं कि जो दो बैटरीज हैं उसमें से किसकी जो है EMF वो ग्रेटर है और किसकी EMF स्मॉलर है। तो ये आपका टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से तवज्जो से देखिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ लगता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।